ये कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं। इस कहानी के जरिए हम किसी भी अंधविश्वास, काले जादू, भूत प्रेत व तंत्र मंत्र को बढ़ावा नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट आशुतोष के साथ। आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर छलावा का 4 पार्ट और पड़ा है, आप चाहे तो उसे भी सुन सकते हैं। वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई मजेदार रोचक घटना है तो हमें कॉमेंट करें। आप उन्हें भूत प्रेत कहो या आत्माएं कहो, आप उन्हें चाहे जो कहो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने अनुभव किया है वो भी आपको ठीक से बता नहीं सकता कि वो आखिर क्या होता है। यह कोई एक मामूली सा साधारण सा अनुभव नहीं है। मौत आपके सामने खड़ी होती है और शायद आपका नसीब अच्छा होता है, ये बस आपको छूकर निकल जाती है। या फिर आप जिन्हें भूत प्रेत समझते हैं वो आपको उस एक पल में उस दर्द का, उस तकलीफ का एहसास दिलाना चाहते हैं जो उनके आखिरी पलों में या फिर शायद जिंदगी भर उनके साथ रहता है। वो दर्द जिसे हम जीते जी महसूस करने से डरते हैं। भूत क्या होता है? असल में बीता हुआ वक्त ही तो होता है, लेकिन किसी इंसान का यही बीता हुआ कल इतना खौफनाक हो सकता है कि वह हमें डरा दे। कभी कभी वही किसी का बीता हुआ कल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेरा नाम अजय है और मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। साल 2004, उस वक्त में डिप्लोमा के सेकंड ईयर में था। मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे और छुट्टियां शुरू हो गई थी। तब मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था। मुझे हॉरर फिल्में बहुत ज्यादा पसंद थे। असल में मैं फिल्में बनाना चाहता था, सीखना चाहता था। तो तब मैंने पहले ही तय कर लिया था कि छुट्टियां शुरू होते ही मैं मेरे मामा के पास चला जाऊंगा। मेरे मामा तब मुंबई में रहा करते थे, मुंबई जिसे लोग मायानगरी भी कहते हैं। मेरे मामा उस वक्त फिल्म सिटी में टेक्नीशियन का काम किया करते थे। उनका बेटा रोहन भी उनके साथ रहकर फिल्म से जुड़ी चीजें सीख रहा था। वह भी लगभग मेरी ही उम्र का था। रोहन जब भी लॉक, थर्ड कैमरा एंगल, लाइटिंग, शॉट कंपोजिशन, ऐसे सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करता तो मुझे उन सब चीजों को जानने में बड़ी उत्सुकता होती थी। एक्चुअली मेरी मामी की कुछ साल पहले ही बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, तो घर वाले नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो, लेकिन मैंने घर वालों को किसी तरह वहां जाने के लिए राजी कर लिया और मैं बस निकल पड़ा। मैं पहली बार दिल्ली से इतनी दूर जा रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो जो आज तक मैंने टीवी में, फिल्मों में देखा था उसे मैं मेरे सामने होते हुए देखने वाला था। उस दिन क्या था मुझे ठीक से याद नहीं, पर दूसरे दिन शाम को 4 बजे मैं मुंबई पहुंचा। मामा का लड़का रोहन मुझे स्टेशन पर लेने आया था। घर पहुंचने के बाद रोहन ने मुझे फिल्म और शूट से जुड़ी काफी सारी बातें बताई। मुझे उसकी फिल्म और टेलीविजन कलाकारों के साथ खिंचाई हुई कई सारी तस्वीरें दिखाई। वो तस्वीरें मुझमें और भी उत्सुकता पैदा कर रही थी। यह मेरा पहला दिन था, पर जिसमें उस घटना का शिकार हुआ था वो दिन आना अभी बाकी था। तो पहले मेरे सारे दिन काफी अच्छे से गुजरे। कुछ 1 हफ्ता बीत गया। उस बीच में 3-4 बार फिल्म सिटी जाकर आया, कुछ लोगों से मिला, बहुत सी चीजें देखी और सीखे भी। कैमरा एंगल्स कैसे लगाया जाता है, कैमरा शॉट्स क्या होते हैं, ओवर द शोल्डर, अबाउट शोल्डर, टॉप रैंक, लव एंगल, ऐसी छोटी छोटी चीजें सीख रहा था और मैं समझ रहा था। पर शायद उन 2-4 दिनों में ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई फिल्म के डायरेक्टर बन चुका हूँ। और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन मैंने डर को बहुत करीब से जाना था। वो शनिवार की रात थी। मामा उस दिन देर रात किसी प्रोजेक्ट के काम की वजह से बाहर ही रुकने वाले थे। मैं और रोहन हमेशा की तरह रात का खाना खत्म किया और यही करीबन 10 या 10:30 बजे उनके बिल्डिंग के आसपास टहलने के लिए निकल पड़े। टहलते टहलते मैंने फिर से कुछ 3 या 4 सिगरेट ले ली और रोहन से कहा, यार किसी ऐसी जगह ले चलो जहां एकदम शांत हो, जहां जाने पर एकदम मस्त लगे। तो उसने कहा, चल आज तुझे मेरी एक खास जगह दिखाता हूँ। और इतना कहते ही हम वहां जाने के लिए निकल पड़े। कुछ 10 मिनट चलने के बाद हम एक ऊंची दीवार के सामने खड़े थे। 7 से 8 फीट ऊंची दीवार। मैं उस दीवार को देख ही रहा था कि रोहन ने कहा, इस दीवार को फांदकर अंदर जाना होगा। और उसके इतना कहते ही मैं दीवार चढ़कर दीवार के ऊपर बैठ भी गया। मेरा जोश देखकर रोहन भी एक जंप में ऊपर दीवार पर चढ़ गया। तब मैंने दीवार के उस पार की जगह को ठीक से देखा। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बीच बीच में कहीं कहीं लाइट और थोड़ी बहुत रोशनी नजर आ रही थी।
लेकिन वो तकरीबन 4 या 5 एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा इलाका था। एकदम शांत और सुनसान, अंदर थोड़े से पेड़ भी थे पर नाम के लिए थे। रोहन दीवार से नीचे उतर गया पर मैं अब भी उस जगह को देख रहा था। तभी रोहन ने कहा, मुंबई पोर्ट का ये कंपाउंड है। तो मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे उतर गया। रोहन ने आगे कहा, अरे ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जगह है। कुछ साल पहले हम सब यहाँ क्रिकेट खेलने आया करते थे, पर रात में यहाँ सब सुनसान हो जाता है। असल में यहाँ के गार्ड किसी को यहाँ रुकने नहीं देते। गार्ड ज्यादातर यहाँ आते ही नहीं, पर एक आध बार राउंड लगाते हुए दिखाई देते हैं। और अगर कोई गलती से उनके हाथ लग गया तो मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं। उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए अपनी जगह पर ही रुक गया और मैंने उससे कहा, मतलब तू मुझे मार खिलाने के लिए लाया है? तो रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, यह मेरी हमेशा की जगह है। कहां से और कैसे निकलना है मुझे अच्छे से पता है। उस वक्त भी मैं उस जगह को ठीक से देख रहा था और देखते देखते ही मेरे मुंह से निकल गया, कुछ भी बोले यार, पर हर फिल्म के लिए यह एकदम परफेक्ट लोकेशन है। रोहन ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई है। तो सही कुछ 40-50 कदम चलने के बाद हम दोनों वहीं कुछ पेड़ों के बीच जाकर बैठ गए। वहां बैठकर हमें एकदम शांत और ठंडा लग रहा था। खुला मैदान होने की वजह से ठंडी हवाएं बह रही थी। तभी मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, एक रोहन के हाथ में दी और एक मैंने सुलगाई। सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए ही मैंने कहा, सच में बहुत सुनसान जगह है। अगर कोई अनजान आदमी पहली बार यहाँ आया तो सच में डरकर भाग जाएगा। तो रोहन ने कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, यही पास में ही एक बिल्डिंग है जो कई सालों से बंद है। पता नहीं कितनी पुरानी है, पर यहाँ के लोग कहते हैं कि मुंबई में हुए दंगों में दंगाइयों ने उस पूरी बिल्डिंग को जला दिया था। उसे देखेगा तो पागल हो जाएगा एकदम, और एकदम खतरनाक। मैंने उसका हाथ खींचते हुए कहा, अच्छा तो चलो देखते हैं। रोहन ने कहा, रुक, सिगरेट तो खत्म होने दे, तब तक तो आगे कहते हैं कि जो लोग यह आग लगाने आए थे ना, उन्होंने सिर्फ वहां आग ही नहीं लगाई थी, बल्कि लोग अपने घरों में ही अटके रहे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा घरों को बाहर से बंद भी कर दिया था। जब कुछ लोग घरों को बाहर से बंद कर रहे थे, तभी कुछ लोग बिल्डिंग को जला रहे थे। आग लगते ही कुछ लोग दरवाजा तोड़कर बाहर निकले और जो कमजोर थे, मासूम थे, वही अंदर फंस गए। कुछ दम घुटने की वजह से मरे तो कुछ जलकर राख हो गए। ठीक से पता नहीं कितनी जाने गई थी, पर सुना है कि लोग जब वहां से गुजरते हैं तो उन्हें आज भी कभी कभी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। कभी किसी की चीखें तो कभी किसी की पुकार सुनाई पड़ती है। और ऐसा कहते कहते सिगरेट खत्म हो गया। रोहन तेजी से उठकर कहीं भागने लगा। मैं समझ गया कि उसे लगा होगा कि उसकी बातें सुनकर मैं डर जाऊंगा। मैंने सिगरेट को वहीं पर फेंक दिया और उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। कुछ ही मिनट में हम दोनों एक बार फिर एक बड़ी सी दीवार के सामने खड़े थे। मैंने हौंकते हुए पूछा, क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गए? रोहन अपने अंदर सांस भरते हुए बोला, ये जो बड़ी सी दीवार है न, पहले इसे पार करके उस तरफ जाना होगा। उसकी बात सुनकर मैं पहले जैसे ही फुर्ती से ऊपर चढ़ने ही वाला था कि रोहन ने झट से मुझे पीछे खींच लिया है। अभी रुक, थोड़ा शांति से काम ले। रोहन कुछ 2-3 मिनट एकदम शांत खड़ा रहा। उसने अपने आप को एकदम शांत किया और फिर कहा, हमें संभल कर चलना होगा, ऊपर कांच हो सकते हैं। तो मैंने उससे कहा, तुझे कैसे पता? तब रोहन ने मुझे पीछे करते हुए कहा, मेरा बचपन गुजरा है यहाँ, यही आसपास क्रिकेट खेला करते थे, तो बस पता है। और आज भी कुछ पुराने तार भी होंगे, उनसे भी संभल कर रहना पड़ेगा। तो रोहन ने मुझे अपने कंधे के ऊपर खड़े होकर उस दीवार को चेक करने को कहा। मैंने हल्के हाथों से चेक किया, कहीं कुछ कांच जैसा नहीं लगा, और मैं वैसे ही जोर लगाकर ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने की कोशिश में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा मेरे हाथ में घुस गया और मैं जोर से चिल्लाया। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? मैंने हाथ को पकड़ते हुए कहा, शायद कांच का टुकड़ा घुस गया। मैंने रोहन को दूसरा हाथ दिया और उससे भी ऊपर खींच लिया, और अब हम दोनों दीवार के उस तरफ देख रहे थे। तब रोहन ने कहा, अच्छा सुनो, ये जो सामने दिखाई दे रही है ना, यही वो बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग का पीछे वाला हिस्सा है, हमें घूमकर आगे की ओर जाना होगा। अच्छा ठीक है। इतना कहकर सबसे पहले मैं दीवार से नीचे कूद गया। उस रात पूरा चांद तो नहीं था, पर थोड़ी बहुत रोशनी थी, जिसकी वजह से हमें बाहर सब कुछ नजर आ रहा था। जैसे ही मैं नीचे उतरा, तभी रोहन ने मुझसे कहा, अबे वो देख, वहां कोई है। वहां खिड़की में मैंने रोहन की पैर पकड़कर लगभग उसे नीचे खींचते कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ रोहन, जब से मैं इस जगह पर आया हूँ ना, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है।
पर मैं इतनी आसानी से डरने वाला नहीं हूँ। तो रोहन फिर वही कहने लगा, अबे सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मैंने उसकी काला को पकड़कर खींचते हुए कहा, अब वहाँ चल, ज्यादा नाटक मत करो। और हम दोनों उस बिल्डिंग के सामने की ओर चले गए। सामने जाकर देखा तो बिल्डिंग के एंट्रेंस को दीवार बनाकर बंद कर दिया गया था। तब रोहन ने कहा, देख लिए ना, चल अब वापस चलते हैं। तो मैंने उससे कहा, अरे इतना ही, अभी तो सिर्फ बाहर से देखा है, लोकेशन अंदर से भी तो देखना पड़ेगा ना। रोहन तब पहली बार मुझे जोर से पीछे खींचा। नहीं रे पगले, क्या मेरे संग अंदर नहीं आने वाला है? तब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि रोहन सच में थोड़ा डरा हुआ है, पर वो मेरे सामने अपना डर जाहिर नहीं करना चाहता था। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बहुत डरपोक है यार तू, मैं तेरे साथ हूँ, साथ चल, दूसरे किसी जगह से अंदर जाते हैं। इतना कहते ही मुझे ज्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सामने ही कमरे की खिड़की टूटी हुई दिखाई दे रही थी। बारिश की वजह से खिड़की दरवाजों की सारी लकड़ियां कब की सड़ चुकी थी, टूट चुकी थी। मैंने वही एक कमरे की खिड़की के पास एक बड़ा सा पत्थर लाकर रख दिया और उस पर पैर रखकर मैं सीधा उस कमरे के अंदर चला गया। रोहन अब भी बाहर खड़ा था। तो मैंने कहा, अरे अब भी डर लग रहा है, देख। मैं अंदर आ गया। वह एकदम चुपचाप बाहर खड़ा था, वो सच में डरा हुआ था। मैंने उसे हाथ देकर जबरदस्ती अंदर आने को कहा। अंदर आ तो गया, पर उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके पसीने छूटने लगे थे। उसकी आवाज से लग रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर कांप रहा हो। सबसे पहले तो मैंने लाइटर जलाकर उस कमरे का निरीक्षण किया, जिसे फिल्म की भाषा में रैंकिंग करना कहते हैं। उस जगह को निहारते हुए मैंने कहा, सच में यार बहुत ही बढ़िया जगह है फिल्म शूट करने के लिए। जला हुआ मकान, काला फर्नीचर, काली दीवारें, सब टूटा फूटा और बिखरा हुआ, इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती किसी हॉरर फिल्म को शूट करने के लिए। तभी हम दोनों को बाहर से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही रोहन के हाथ पांव कांपने लगे। चल यार, मैंने पहले कहा था कि यहाँ कुछ लोगों के रोने की आवाजें आती है, बूढ़े बच्चों की चीख पुकार सुनाई देती है। तो मैंने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, ये तो बस किसी लकड़ी के गिरने की आवाज लगती है। हम आसपास के मकान को देखते हुए उस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर चले गए और रोहन अब भी डरा हुआ था और बार बार मुझे वापस चलने को कह रहा था। अंदर से नहीं देखा था ना वो देख लिया, अब चल वापस। और मैं हर बार उसे यही कहता, अरे यार बस 2 मिनट, यह आखिरी कमरा है। आखिरकार उसने मुझे मामा की धमकी दी तो मैं वापस नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। हम पीछे मुड़े ही थे कि रोहन ने झट से मेरे हाथ को पकड़कर जोर से खींचा और, अजय रुक, वहाँ कोई है। उसकी सांस डर के मारे बहुत तेज हो चली थी। मैंने उसे आराम से पूछा, कहाँ? वो उस आखिरी कमरे के कोने में। अच्छा चल चल कर देखते। रोहन तब बुरी तरह से कांप रहा था। नहीं यार, और ऐसा कहते हुए वो मुझे पीछे खींचने लगा। देख देख, वो जो कुछ भी, हमें कुछ नहीं देखना है। लेकिन मैं फिर भी लाइटर को आगे पकड़ते हुए उस आखिर कमरे की ओर जाने लगा। पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। शायद मैं बस उसे दिखाना चाहता था कि मैं तुझसे अच्छा डायरेक्टर बन सकता हूँ। रोहन तब बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी शर्ट को पकड़कर मेरे पीछे पीछे खिसकता हुआ आ रहा था। प्लीज 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 वापस चले। जब वहाँ पहुँचे तो आगे का नजारा देख, एक पल के लिए मुझे झटका सा लगा। उस कमरे के कोने में एक लड़की बैठी हुई थी, कुछ 10 या 11 साल की लड़की। उस लड़की को देख मुझे थोड़ा सा डर जरूर लगा, पर वो लड़की तब रो रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके पास जाने लगा। रोहन गुस्से और दर्द भरी आवाज के साथ मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने भी उसे कहा, अबे छोटी लड़की है, यहाँ फंस गई होगी, उसे बचाने के बजाय तू भाग जाएगा। रोहन ने फिर मुझे खींचकर कहा, देख यहाँ के बारे में मैंने जो भी सुना है ना, उस हिसाब से इस वक्त इस लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए। और अगर है इस वक्त ये यहाँ है तो ये जरूर कोई लड़की नहीं है, कोई भूत है। तो मैंने भी रोहन को कहा, उसी हिसाब से हम भी योजना बनाते हैं। और इतना कहकर मैं पीछे पलटा ही था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी, दादा दादा आते आए। दादा उस लड़की के कहने का मतलब था, भैया मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। तो मैंने ही रोहन से कहा, देखो लड़की सहमी हुई है, डरी हुई है, किसी को पुकार रही है। वो लड़की अपने बदन को सिकुड़कर बैठी ही थी। मैं धीरे से उसके पास चला गया, लेकिन 2 कदम दूर खड़े होकर ही मैंने उसे आवाज से, क्या हुआ बेटा, चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। मेरे सामने बैठे वो लड़की पलक झपकते ही उठ गई और उसने एक झटके में ही मेरे हाथ की कलाई को पकड़ लिया। उसने मेरे हाथ को पकड़ते ही मेरा हाथ एकदम से गर्म होने लगा। ऐसे लगने लगा जैसे मेरे अंदर से हजारों वॉट की बिजली दौड़ रही हो। मेरे कान गर्म होने लगे थे।
आंखें खून से भर गई थी, सांस तेज हो गई थी, हाथों और पैरों में जरा भी ताकत नहीं थी कि मैं वहां से उठ सकूं। मैं बस किसी पुतले की तरह एक ही जगह पर खड़ा था। रोहन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे आसपास का सब मंजर मेरे चारों तरफ घूमने लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे और दिमाग में बस कई सारी आवाजें गूंज रही थी। उसके चेहरे को देखा, उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें सफेद थी। मैं सब देख पा रहा था पर समझ नहीं पा रहा था कि वो सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब अचानक से मुझे जैसे जोर का झटका सा लगा और मैं जोर से पीछे गिर पड़ा। मैं उसे देख पा रहा था, वो लड़की मेरी तरफ बढ़ रही थी। दादा आवाज आई। मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो कुछ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ऐसे चल रहा था जैसे मैं किसी नशे में था। सब दरवाजा बाहर से बंद थे और धड़ाधड़ बज रहे थे। कई सारे लोग फिक्र में खड़े थे, चीख रहे थे, पुकार रहे थे। गरीब बच्चों और बूढ़ों की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी। पता नहीं कैसे पर वो लड़की उस कमरे की चौखट पर ही रुक गई। मैं गिरते लड़खड़ाते हुए नीचे चला गया। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। जब मुझे ठीक से होश आया तो मैं उस दीवार के पास लेटा हुआ था और रोहन मेरे पास बैठा हुआ था। क्या हुआ रोहन, तो रो क्यों रहा है? रोहन ने बस इतना ही कहा। तो पहले यहाँ या फिर बताता हूँ। किसी तरह हमने उस दीवार को पार कर लिया और पीछे पीपीटी के मैदान में चले गए। आगे जाकर फिर से उस दूसरी दीवार को पाकर हम दोनों भी वहां से बाहर निकल गए। तब तक मुझे अच्छा खासा होश आ चुका था और वहां मेरे साथ जो भी हुआ था वो सब मुझे याद भी आने लगा था। लड़की, बूढ़े बच्चे, उनकी आवाजें, चीखें, सब कुछ मेरे कानों में अब भी गूंज रहा था। पर रोहन वहां से कैसे बाहर निकला पता नहीं। हम दोनों सबसे पहले घर चले गए। हमने एक दूसरे को शांत किया। तब रोहन ने मुझे बताया कि उस लड़की को और मेरी हालत को देख वो इतना डर गया था कि उसने बिना कुछ सोचे ही उस मंजिल से छलांग लगा दी थी। उसके पैर में बहुत चोट आई थी पर उसे किसी भी तरह वहां से बाहर निकलना था और इसीलिए वो बस मेरे होश में आने का इंतजार कर रहा था। पता नहीं वो क्या था पर जिसे हम भूत कहते हैं, कभी कभी वो किसी का खौफनाक डर भी हो सकता है। मैंने पहले कभी भूतों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन इस एक घटना ने मुझे इन सब बातों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरा नाम विनय कुमार है और यह घटना करीब 6 या 7 साल पहले की है। हमारा परिवार वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन पिताजी की नौकरी की वजह से मैं और मेरे माता पिता हम एक दूसरी जगह रहने चले गए थे। कि हम तीनों ही थे तो पिताजी जॉब की वजह से और मैं स्कूल की वजह से ज्यादातर बाहरी रहते थे और माँ घर पर अकेली। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और फिर मेरी माँ और मुझे वो घर भी छोड़ना पड़ा। पापा के गुजर जाने के बाद हम उस घर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। माँ दूसरे कमरे की तलाश में थे, इस कारण कम हो मेरे मामा भी हमारी मदद के लिए आगे आए। महताब स्कूल में पढ़ रहा था और मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मुझे स्कूल आने जाने में कोई तकलीफ हो, तो मेरा स्कूल का साल खत्म होने तक स्कूल के आसपास ही कोई मकान देखने का फैसला हुआ। मेरे मामा की मदद से हमें स्कूल के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर मिल गया। ज्यादा वक्त नहीं था तो माँ और मैं हम तुरंत ही वहाँ शिफ्ट हो गए। मामा ने 2 दिन में भाग दौड़ कर सब कुछ मैनेज कर लिया था। घर अच्छा था पर काफी छोटा था। एक हॉल, एक बेडरूम और एक किचन। मुझे घर पसंद आया, लेकिन फिर मुझे एक बात याद आ गई। जब हम उस जगह शिफ्ट कर रहे थे तब मैंने माँ और मामा को उस जगह के बारे में बात करते हुए सुना था। माँ कह रही थी कि जब उसने इस जगह के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उसे उस घर के बारे में कुछ अजीबोगरीब चीजें सुनने को मिली। आसपास के लोग उस घर को मनहूस मानते हैं, कहते हैं कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मामा ने उसे समझाया कि उसके पास कुछ जगह पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। माँ भी मजबूर थी और इसीलिए हम बाहर रहने चले आए थे, लेकिन तब मैंने इन सब बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। उस घर में शिफ्ट होने के बाद हमारे पहले कुछ दिन काफी अच्छे बीत गए। मैं सारा दिन स्कूल में रहता था और मैं दिन भर घर पर अकेली रहती थी। हमें बाहर रहने आए 5 या 6 दिन हो गए होंगे और एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि हमें उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा। उस वक्त अगर मेरे मामा मेरे साथ नहीं होते तो शायद मेरे लिए ये सब मुश्किल हो जाता। तब डॉक्टर ने बताया कि माँ बहुत कमजोर है और उन्हें कुछ दिन के लिए अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे माँ के अचानक बीमार पत्नी का कोई कारण नजर नहीं आ रहा था। अगले कुछ दिनों में ही माँ की तबीयत में सुधार आने लगा।
उसे अच्छा लगने लगा था। लेकिन एक दिन मैंने मेरी माँ को मेरे मामा से कुछ बात करते हुए सुना। उसने कहा, हम दोनों के सिवाय उस घर में अब भी कोई रहता है। मामा जी तब माँ से कहा कि उसने पहले ही उस घर के बारे में कुछ अनाप शनाप बातें सुन रखी है, तो हो सकता है कि उस घर को लेकर उसके मन में डर बैठ गया हो और उसी वजह से उसे बस कुछ वह होंगे और कुछ नहीं, इसलिए मामा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मेरे आने से पहले उनमें क्या बात हुई थी वो मुझे पता नहीं थी। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मुझे वो रात आज भी अच्छी तरह से याद है। उस दिन मेरी माँ को अस्पताल से डिस्चार्ज दे दिया गया था, तो मेरे मामा उस दिन हमारे घर पर ही रुक गए थे। रात माँ और मैं हम दोनों बेडरूम में सो रहे थे और मामा बाहर हॉल में अचानक मुझे किसी के चीखें सुनाई दी और मैं गड़बड़ आकर जाग गया। बाहर जाकर देखा तो मामा तब में चिल्ला रहे थे और अपने हाथ पर झटक रहे थे, जैसे उन्हें कोई दौरा पड़ा हो। मानो उन्हें जगाया और पूछा कि क्या हुआ, कोई बुरा सपना देख लिया क्या। तब मैंने मामा की तरफ देखा तो वो पसीने से भीग गए थे। ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया। वो थोड़ा शांत हुए और फिर उन्होंने कहा, हाँ शायद कोई बुरा सपना ही था। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। सब इतना भयानक था कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। और इसलिए मैं नींद में ही अपने हाथ पर झटक रहा था। हालांकि मामा की बात सुनकर माँ अब और भी घबरा गई थी, क्योंकि मामा ने खुद वो सब कुछ अनुभव किया था जो इतने दिनों से माँ अनुभव कर रही थी। तब मैंने मामा को मेरी माँ से कहते हुए सुना, तुम ठीक कहती थी कि जगह में जरूर कुछ गड़बड़ है। हम कल की कल ही कोई दूसरी जगह ढूंढना शुरू कर देंगे। अगली सुबह मैं स्कूल चला गया। स्कूल में होने के कारण मैं रात के बारे में भूल गया और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा दिन कैसे गुजर गया। शाम को मैं स्कूल से घर आया तो एक पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारी माँ और मामा यही आसपास कहीं मकान देखने चले गए हैं। उनके आने तक तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। लेकिन मैंने उन्हें न करते हुए अपना सिर हिलाया और मैं चाबी लेकर मेरे घर चला गया। कुछ ही देर में मैंने अपने कपड़े बदले और फ्रेश हो गया। मैं हॉल में बैठ गया और टीवी चालू कर उसे देखने लगा। कुछ मिनट में अचानक से लाइट चली गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शाम ढल रही थी और अंधेरा हो रहा था। घर में रोशनी नहीं थी और मैं घर में अकेला था। मैं किचन में चला गया। मैंने वहां से एक मोमबत्ती ली और उसे जलाकर एक डब्बे पर रख दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। उस एहसास से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने वैसे ही अपनी जगह पर खड़े खड़े ही पीछे आवाज, किसी माँ क्या तुम हो, पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। तभी लाइट वापस आ गई और मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा।